आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के तटवर्ती नगर रत्नागिरी में हुआ था। सन 1857 के विप्लव के बाद हताश भारत को एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो लोकमान्य हो, और तिलक परतंत्र भारत के पहले महान लोकनायक बन गए। तिलक के कार्यों के फलक की विशालता उनके व्यक्तित्व को अनायास ही विराट बना देती है। वे यदि प्रखर चिंतक थे तो ओजस्वी वक्ता भी। वे विचारवंत लेखक भी थे और दार्शनिक भी। वे समाज सेवी भी थे और समाज सुधारक भी। वे शिक्षा शास्त्री थे और पत्रकार भी, और उनका मूल मंत्र था किसी भी कीमत पर आजादी। वे ऐसे कर्मयोगी थे जिसने अपनी वाणी और कलम से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। बापू के शब्दों में कहें तो तिलक का एक एक शब्द लोगों के लिए कानून था। उन्होंने जनजागरण के लिए शिक्षा के प्रसार को जरूरी बताया। उनकी नजर में व्यक्ति के विकास के माने बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी था। जन जागृति की अपार व्यग्रता ने उन्हें पत्रकार बना दिया। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन करके वे भारतीयों के सशक्त प्रवक्ता बन गए। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सूरत अधिवेशन के बाद उन्हें 6 साल के निर्वासन का दंड देकर मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल में साहित्य की अनमोल धरोहर गीता रहस्य अपने रचनाकार का इंतजार कर रही थी। जीते जी तिलक का स्वराज का सपना भले ही सच न हुआ हो, लेकिन वे एक ऐसी मशाल जला गए जिसने हमेशा के लिए आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हाँ भाई, ये आ गया काका का ढाबा। हाँ, पर तुम्हारा दोस्त तो शायद अब तक यहाँ नहीं पहुँचा। आता ही होगा रमेश भाई। काका की चाय पिए बगैर हम लोगों को चैन कहाँ पड़ता है। लो, वो आ गया। क्या बात है भाई, किस बात पर हंस रहे हो? बस यूं ही। वो कहते हैं ना, आने वाले का स्वागत हंसते मुस्कुराते करना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। और रमेश भाई, लगता है आपको हमारा शहर रास आ गया। वो तो है भाई, पर जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए सोचा कि एक बार और काका की चाय और कहानी का लुत्फ ले लिया जाए। क्यों नवीन भाई? हाँ भाई, क्यों नहीं। आपकी पहली फरमाइश तो अभी पूरी किए देता हूँ। अरे छोटू बेटा, 4 चाय लाना जरा। और दूसरी? अब भाई, दूसरी फरमाइश पूरी करने के लिए तो सोचना पड़ेगा। अब कुछ सूझ ही नहीं रहा किसके बारे में बताऊं। हाँ भाई छोटू, ला चाय दे सबको, लीजिए चाय। यार छोटू, ये बता, तेरा कद तो अच्छा खासा है, फिर ये नाम छोटू कैसे पड़ा? अरे भाई, मैं बताता हूँ। असल में ये अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटा है। अच्छा, मतलब परिवार में सबसे छोटा है, इसलिए ये नाम पड़ा। हाँ, लो, इसी बात पे मुझे रमेश की दूसरी फरमाइश पूरी करने का भी मौका मिल गया। असल में देश के ओजस्वी पुरुष लोकमान्य गंगाधर तिलक को यदि बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है तो उसके पीछे भी यही कारण है। अरे वाह, मतलब तिलक जी भी भाई बहनों में सबसे छोटे थे? हाँ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखल गांव के तिलक परिवार में जन्मे गंगाधर जी को घर में बाल और केशव कहकर बुलाया जाता था। घर में शिक्षण अध्यापन का माहौल होने के कारण उन्हें स्कूल जाने के पहले ही संस्कृत और गणित में महारत हासिल हो गई थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। बाल जी पिताजी। देखो, अब तुम्हें गणित और संस्कृत का ठीक ज्ञान हो गया है। मेरी दृष्टि से अब तुम पाठशाला में पढ़ने के लिए तैयार हो, इसलिए तुम कल से पाठशाला जाओगे ना? जी पिताजी। बच्चों, आज हम सुभाषित श्लोकों का अभ्यास करेंगे। माधव, तुम एक श्लोक सुनाओ।
गुरुर ब्रह्मा गुरुर। एक श्लोक भी ठीक से याद नहीं है। ठीक ठीक ठीक, चलो चलो बैठ जाओ। अब कौन सुनाएगा? मैं सुनाऊं मास्टर जी? बाल तुम, बेटा तुम्हारा प्रवेश तो अभी हुआ है, क्या तुम्हें श्लोक आते हैं? जी। अच्छा तो फिर सुनाओ। लेकिन कौन सा? अब कोई भी सुनाओ जो याद हो। लेकिन मुझे तो पूरी पुस्तक याद है। हैं? चुप चुप चुप, सब चुप हो जाओ। हाँ बेटा बाल, तुम श्लोक सुनाओ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। गाना ही नहीं मारेंगे, यहाँ मत फेंको कचरा। ये मेरे ऊपर क्यों फेंकता है? अरे कचरा यहाँ मत फैलाओ। अरे देना ये क्या? कक्षा में किसने कूड़ा फैलाया है? कहते क्यों नहीं? किसने फेंके ये छिलके? बताते हो या लगाओ सबको दो दो? अच्छा तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। सब हाथ आगे करो। कक्षा में मूंगफली खाओगे? ये लो। तुम, हाँ हाँ तुम इधर आओ, ये लो। अब तुम इधर आओ, ये लो। अब बाल तुम आओ, अपना हाथ आगे करो। नहीं, मैंने मूंगफली नहीं खाई, इसलिए मैं बेद की मार भी नहीं खाऊंगा। अच्छा तो फिर सच सच बताओ कि किसने मूंगफली खाई थी? नहीं। क्या? मैं किसी का नाम भी नहीं बताऊंगा और बेद की मार भी नहीं खाऊंगा। ये हिम्मत? निकल जाओ कक्षा से। बाल, मैंने जो सुना वो ठीक है? जी पिताजी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने जो अपराध किया ही नहीं था, उसका दंड मैं क्यों भोगूं? और फिर अपने साथियों के साथ मैं गद्दारी भी नहीं करना चाहता था। पिताजी, मैं बड़े होकर अंग्रेजों की बात भी नहीं मानूंगा, उनकी गलत बातों का भी विरोध करूंगा। वाह, इतनी सी उम्र में सच के लिए इतना साहस। हाँ, तिलक जी के विचारों में यह दृढ़ता उम्र और हालात के चलते और भी दृढ़ होती गई। बचपन से ही उन्हें मां के गुजर जाने का दुख सहन करना पड़ा, और फिर जब थोड़े बड़े हुए तो परंपरा अनुसार 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया। तिलक जी जब कॉलेज में गए तो अक्सर अपने दुबले पतले शरीर और पत्नी सत्यभामा के चलते हंसी का पात्र बन जाते थे। भाई बाल, तुम बड़े तो हो गए पर रहे वही बाल गोपाल। हाँ, देखो ना, कहाँ बाल का बाल जैसा शरीर और कहाँ हमारी भाभी सत्यभामा। सत्य वचन, सत्य वचन। अब देखना तुम लोग, ये बाल अपने शरीर को कैसे ढाल बनाता है। 102, 103, ये 115। अरे बाल, ये तो तुम्हारा कायाकल्प ही हो गया। ये चौड़ा सीना, ये भरी हुई भुजाएं, वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कोई निश्चय करना तो तुमसे सीखे। सच में तुम तो बिल्कुल मिस्टर ब्लंट हो। कौन? बाल, एक बुरी खबर है मित्र। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मित्र, मुझे दुख हुआ सुनकर कि यदि मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो कहने में संकोच न करना। अगर कर
जो नियति में था वो हुआ। वैसे नियति में तो ये भी लिखा है कि यहाँ पुणे के डेक्कन कॉलेज में तुम्हारे जैसे मित्र मिलेंगे, तभी तो यहाँ चला आया। खैर बताओ, आगे क्या करना चाहते हो? तिलक, मैं तो यहीं से LLB करना चाहता हूँ। अरे वाह, मैंने भी कुछ ऐसा ही सोच रखा है, लेकिन हाँ, वकालत करने के बाद देश को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृत संकल्पित हूँ। अरे वाह, अब जब तुमने ये सोच रखा है मिस्टर ब्लंट, तो तुम इस काम को पूरा करके ही रहोगे, और इस काम में भी मैं तुम्हारी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मित्र, हमारी वकालत की पढ़ाई तो यहाँ समाप्त हुई और अब हमें जल्द से जल्द अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। तो कोई योजना है या यूं ही हमें बस रास्ते ढूंढते चलना है? योजना भी है और उसके क्रियान्वयन का मार्ग भी। वो क्या? देखो, हमें यदि अंग्रेजों की नीतियों से आम जनता को अवगत कराना है तो हमें समाज का शिक्षा स्तर बढ़ाना ही होगा, और इसके लिए हमें सरकारी नौकरी न करके एक स्कूल की स्थापना करनी होगी। स्कूल की? हाँ मित्र, ये एक अंग्रेजी का स्कूल होगा जिसका नाम हम रखेंगे न्यू इंग्लिश स्कूल। अपने नाम के मुताबिक हमारे स्कूल के विद्यार्थी न केवल नई पद्धति से बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे, बल्कि उसका इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी कर सकेंगे। वाह, बहुत खूब मित्र, लेकिन हमें इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश के बड़े बड़े शिक्षाविद और कुछ अध्यापकों की आवश्यकता भी होगी। ठीक कहते हो, लेकिन इतना समर्पित शिक्षाविद हमें मिलेगा कहाँ? दरअसल मैं महान शिक्षाविद श्री विष्णु शास्त्री चिपळूणकर को जानता हूँ। उन्होंने हाल ही में सरकारी नौकरी भी तज दी है। अरे वाह, तो भाई देर किस बात की, चलिए। तो क्या नवीन भाई, चिपलूणकर जी उनकी मदद को तैयार हो गए? हाँ हाँ बिल्कुल। तिलक जी और चिपलूणकर जी दोनों ही एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए बिना रह न सके, और अब तो महादेव जोशी और शिवराम आप्टे जैसे शिक्षकों के साथ ही स्कूल का शुभारंभ भी हो गया। और अब श्री बाल गंगाधर तिलक हम सभी को संबोधित करेंगे। आज हमारा देश गुलाम है। अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हम पर अत्याचार कर रहे हैं और हम उसे चुपचाप सहन कर रहे हैं। यह हमारी कायरता है। आज हमें देश की दुर्दशा को समझना होगा, उसे दूर करने का प्रयास करना होगा। इसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा के क्षेत्र में भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, इसीलिए इस स्कूल की स्थापना की गई है, जहां पर सभी लोगों को भारत की आधुनिक शिक्षा की जानकारी दी जाएगी। इससे सबका विकास होगा। अतः आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे स्कूल में आकर शिक्षा प्राप्त करें। नमस्कार। बधाई हो मित्र, हम सबकी और खास तौर पर आपकी मेहनत रंग लाई। और मैट्रिक की परीक्षा परिणाम में तो हम औरों से बहुत आगे हैं। तो आप तक ये खबर पहुंच ही गई। हाँ अगर कर, लेकिन शिक्षा के साथ हमें सदैव दूसरे संदेशों को समाज में पहुंचाना होगा। बिल्कुल ठीक। तो क्यों ना इस खुशी के मौके का ही लाभ लिया जाए। ये भी ठीक है, चलिए चलिए।
नमस्कार। सर्वप्रथम तो विद्यालय की सफलता के लिए श्री चिपलूणकर जी का, आगरकर जी का, समस्त शिक्षक गण एवं छात्रों को बहुत बहुत बधाई। इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को कुछ सामाजिक कर्तव्यों की याद दिलाना चाहता हूं। आप सब जानते ही हैं कि इस समय देश का क्या हाल है। एक तो अंग्रेजों का राज और ऊपर से हमारी पुरातन कुरीतियां। हमें बाल विवाह, छुआछूत, अशिक्षा, विधवा शोषण जैसी कुरीतियों के खिलाफ लगाम कसनी होगी। जब तक हम स्वयं इन बुराइयों की गुलामी में जकड़े रहेंगे, तब तक अंग्रेजी शासन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इन सामाजिक बुराइयों से समाज को छुटकारा दिलाने के लिए आप सबको हमारी आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना होगा। हमारे स्कूल का मूल उद्देश्य है देश की स्वतंत्रता, जिसे हम सामाजिक सुधार के साथ पाकर रहेंगे। वाह, सचमुच तिलक जी कितने महान उद्देश्य को लेकर चल रहे थे। हाँ, उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन स्कूल के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब स्कूल कार्यकारिणी और तिलक के बीच मतभेद हो गए। वो कैसे? दरअसल तिलक जी तब राजनीतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने लगे थे और ये बात न्यू इंग्लिश स्कूल के कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों को नागवार गुजरी। इस मसले पर जब सदस्यों के दो समूह बन गए तो तिलक जी ने स्कूल सोसाइटी से इस्तीफा देना ही ठीक समझा। तिलक जी, अब आगे आपकी क्या योजना है? भाई, मैंने सिर्फ स्कूल से त्यागपत्र दिया है, अपने उद्देश्यों को नहीं तजा है। मतलब ये कि अब शिक्षा के विस्तार का सबसे व्यापक तरीका अपनाऊंगा। कौन सा तरीका? पत्रकारिता। मैं अब समाचार पत्रों के जरिए शिक्षा का प्रचार करूंगा। लेकिन इसमें तो बहुत खर्च है, आप ये सब कैसे करेंगे? हौसला हो तो सब संभव है मित्र। मैं दफ्तर के नाम पर टूटी फूटी कुर्सी और मेज से ही काम चला लूंगा। कंधे पे टाइप के केस छापे खाने तक ले जाऊंगा और पत्र भी घर घर जाकर स्वयं ही बांटूंगा। वाह तिलक जी, देखिएगा एक दिन आप इस देश के ललाट की शोभा तिलक बनकर बढ़ोगे। वाह, बाल गंगाधर तिलक ने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतना बढ़िया अंग्रेजी और मराठी पत्रों का प्रकाशन कर दिया। What an excellent article in Kesari. Beautiful. वाह, क्या संपादकीय लिखी है तिलक जी ने। वाह वाह वाह, तिलक जी ने कहा छान लेख लीला है। इंग्लिश न्यूज़पेपर केसरी में ब्रिटिश एजेंट के खिलाफ लिखा गया है। What? यस सर, लिखा है कि रियासत के शासक राजा शिवाजी राव पर अत्याचार करते हैं। Rubbish. पता करो, who is the editor? सर, ये आर्टिकल खुद एडिटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ओह, तिलक पर मानहानि का मुकदमा दायर करो।
पेपर के एडिटर और संरक्षक को 4 महीने की सजा सुनाई जाती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिंदाबाद जिंदाबाद। तिलक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिलक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिंदाबाद जिंदाबाद। तिलक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तिलक जी संघर्ष करो। फिर क्या हुआ नवीन भाई? अब होना क्या था दोस्त, अपनी पहली जेल यात्रा के बाद भी तिलक जी ने अपना काम जारी रखा। तिलक जी, अब तो आपके लेखों का व्यापक असर हो रहा है। आपके आह्वान पर न जाने कितने लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। संकोच पूछिए। ये मराठी तो ठीक है, लेकिन आपने हिंदुस्तानियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अंग्रेजी भाषा का चुनाव क्यों किया? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो मुझे अंग्रेजी भाषा से गहरा लगाव है, लेकिन मैं अंग्रेजों को भारत में कतई देखना नहीं चाहता। केसरी की भाषा मैंने अंग्रेजी इसलिए चुनी ताकि उसमें लिखी सामग्री से ब्रिटिश शासन भली भांति परिचित होता रहे और हमारे अटल इरादों को अच्छी तरह जान ले। वैसे राजनीतिक चेतना को लेकर तो कांग्रेस भी अच्छा काम कर रही है, आप क्या कहते हैं? मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है, इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं और इसके अधिवेशनों के लिए मेरे पास और योजनाएं भी हैं। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पधारे सभी कांग्रेसी जन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से तो परिचित हैं ही। लीजिए, अब वो अपना आर्म्स एक्ट सबके सामने रखेंगे। आदरणीय वरिष्ठ जन एवं साथियों, सरकार सेना में जवानों की भर्ती करना चाहती है, लेकिन वो जवानों को ढूंढने में असमर्थ है। यदि उसने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो उसे और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार रणभूमि में लड़ने वाले नौजवानों को नपुंसक बना रही है। यही कारण है कि जनता की निगाह से उसका विश्वास हटता जा रहा है। इसीलिए सरकार हमको संदेह की दृष्टि से देखती है। अतः हमने आर्म्स एक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य सेना में भर्ती होने की कठिनाइयों को दूर करना होगा, ताकि हमारे नौजवानों की दुर्दशा न हो सके। तो नवीन जी, क्या अधिवेशन में आर्म्स एक्ट पास हो गया? हाँ बिल्कुल। सचमुच तिलक जी ने तो कमाल ही कर दिया। अरे, आज जो पूरे देश में और खास तौर पर महाराष्ट्र में जो सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता है ना, वो भी तिलक जी का ही कमाल है। तिलक जी का? हाँ, उन्होंने ही अपनी संस्कृति को हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सार्वजनिक गणपति और शिवाजी समारोह की शुरुआत की थी। अच्छा नवीन भाई, उस अधिवेशन के बाद तो तिलक जी की भूमिका काफी बढ़ गई होगी। हाँ, उसके बाद तो उन्होंने देश के लिए कई काम किए, जेल यात्राएं की, अकाल पीड़ितों की मदद जैसे न जाने कितने सामाजिक कार्य किए, जिन्हें ना तो गिनाया जा सकता है और ना ही भूला जा सकता है। उन्होंने अपने उद्देश्यों को कभी नहीं छोड़ा। इस दौरान उन्हें 52 वर्ष की उम्र में काला पानी तक की सजा भुगतनी पड़ी। कुल मिलाकर अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़े वो, और बीमारी के चलते 1 अगस्त 1920 को हमेशा हमेशा के लिए चले गए। सच में नवीन जी, तिलक जी हमेशा भारत के ललाट पर तिलक की तरह चमकते रहेंगे, भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष रहेंगे, और उनकी रोशनी से हरदम रोशन रहेगा
हिंदुस्तान हमारा। हाँ भाई, बिल्कुल सच कहते हो तुम। ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं जिनके बलिदानों के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अच्छा नवीन जी, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। हाँ हाँ, भगवान आपकी यात्रा सफल करे। अच्छा नवीन जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।